नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप स्वस्थ एवं खुशहाल होंगे। आज सुनते हैं सुषमा मुनिंद्र जी द्वारा रचित कहानी बड़ी माँ। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी बड़ी माँ। मैं कॉलेज से घर पहुंची तो माँ का कर्कश नाद पड़ा कानों में। वे भाभी से कह रही थी, देखती हैं सुमन, बुढ़िया को नए नए शौक चर्रा रहे हैं बुढ़ापे में। सवेरे से घर में टेप रिकॉर्डर बज रहा है, पता नहीं किससे मंगाया है। जेठ जी थाती छोड़ गए हैं तो उड़ा रही है बुढ़िया। भाभी ने क्या उत्तर दिया मैं सुन नहीं पाई, चुपचाप अपने कमरे में चली गई। यदि बड़ी माँ ने टेप रिकॉर्डर खरीदा है तो माँ से पैसा नहीं मांगा, पर माँ तो चाहती है बड़ी माँ अपने शौक या जरूरतों पर एक पैसा भी खर्च ना करें। 2 साड़ियां पहने, रूखी सूखी खा, जल्दी ही भगवान को प्यारी हो जाएं और वे बड़ी माँ की संपत्ति पर अपना सर्वाधिकार सुरक्षित कर सकें। वैसे बड़ी माँ खर्च करती भी क्या है? संतानहीनता और वैधव्य की विशाल शिला अपनी छाती पर धरे भगवत भजन कर दिन काट रही हैं। बेचारी टेप रिकॉर्डर का शौक क्या करेंगी? वो तो कल शाम उनके एक स्नेही किराएदार उनका मन बहलाने के लिए ये टेप रिकॉर्डर उठा लाए। मैं उस समय बड़ी माँ के घर पर ही थी। वे नानुकुर करती रही, पर जब किराएदार ने एक गीत बजाया तो वो ऐसी सुध-बुध खोई कि टेप रिकॉर्डर को लौटाना ही भूल गई। मुझसे बोली थी, विशाली, तेरे ताऊजी एक बार मुझे कोई फिल्म दिखा कर लाए थे। यह उसी फिल्म का गीत है। मुझे चिढ़ा चिढ़ा कर इसे उल्टी सीधी राग में गाते रहे थे कई दिन तक। आज उसी टेप रिकॉर्डर के लिए माँ संताप प्रकट कर रही है। पिताजी, मैं महेंद्र भैया और नरेंद्र माँ को कई बार समझा चुके हैं कि वे बड़ी माँ के कार्य व्यवहार की आलोचना ना करें, लेकिन माँ की नजरों में वैधव्य से बड़ा अपराध दूसरा कोई नहीं है और वे नहीं चाहती कि वैधव्य भोगती स्त्री चैन की सांस ले। वैसे माँ ने असली विरोध प्रदर्शन तब से किया है जब से बड़ी माँ का भतीजा केतन उनके साथ आकर रहने लगा है। उसके आगमन की सूचना पाते ही माँ ने दीर्घ प्रलाप शुरू कर दिया था। अरे उस बुढ़िया को था पाना बड़ा कठिन है। देख लेना, सब मायके वालों को दे जाएगी। खून जोर मारता है ना। जेठ जी होते तो अपने भाई भतीजों को देते, पर जेठानी में कौन सा इस परिवार का खून है? वह मुस्टंडा वह मुस्टंडा केतन पढ़ने के बहाने सारी संपत्ति हड़पने आया है। नरेंद्र ने उनकी बात का खंडन किया था। माँ, अपने शहर में मेडिकल कॉलेज है और केतन भैया मेडिकल की पढ़ाई के लिए यहाँ आए हैं। बुआ का घर होते हुए उन्हें छात्रावास में रहते क्या अच्छा लगेगा? तुम बड़ी माँ के पक्षधर मत बनो नरेंद्र, माँ भ्रिकुटी तान कर बोली। जेठानी जी ने सब सोच समझ कर तय किया है। मुझे तो लगता है कि गई बाप दादा की कमाई हाथ से। इतना बड़ा मकान है, ढेरों किराया आता है। हुंडियां भर गई होंगी, हुंडियां। माँ बड़ी देर तक अपने मन में संचित होता विष उगलती रही। माँ जब भी बड़ी माँ का 2 मंजिला मकान देखती हैं, उनकी छाती पर सांप लौट जाता है। वे सोचती हैं, पूरा घर किराए पर उठा रखा है, खूब किराया जमा होता होगा और केतन वो कितने गुलछर्रे उड़ाता होगा। पता नहीं इस आय का कितना हिस्सा मायके वालों को जाता होगा। तभी तो दुख सुख पूछने के बहाने आ डरते हैं। इन कुछ खास मुद्दों में माँ हर दम उलझी रहती। हमारा मकान भी किराएदारों से भरा था और अच्छी आय होती थी, पर ताऊ जी के देहांत के बाद माँ ने अपने निजी मकान, जो बड़ी माँ के मकान से सटकर बना है, में रहने का निर्णय कर लिया। पिताजी बोले थे, बच्चों की पढ़ाई और मेरे खाने पीने का क्या होगा?
वहां भी बच्चों की पढ़ाई हो जाएगी और तुम्हारा खाना पीना नौकर चाकर देख लेंगे। बीच बीच में आते रहना, हमारे वहां रहने से जेठानी जी को सहारा हो जाएगा। पिताजी ने स्वीकृति दे दी, पर जब हमारी व्यवस्था कराने साथ आए तो घर से किराएदार हटा दिए। माँ ने कितना विरोध किया, ये क्या, कितना पैसा आ रहा है, हमारे लिए तो 2-3 कमरे पर्याप्त हैं। जेठानी जी का घर देखो, किराएदारों से भरा है। पिताजी ने स्पष्ट कह दिया, भैया भी सेवानिवृत्ति के बाद यहाँ रहने आते तो किराएदार हटा देते ना। पर अब जब भैया नहीं रहे तो भाभी को किराएदारों का सहारा भी होगा और कुछ आय भी होगी। लेकिन मैं घर में जवान बेटी के रहते किराएदार नहीं रह सकता। माँ मन महसूस कर रह गई। इस तरह माँ पिताजी के नौकरी के ठाठ छोड़ यहाँ रहने चली आई। धीरे धीरे उनके नेक इरादे सामने आने लगे। एक दिन बातों ही बातों में बोली, जेठ जी तो खत्म हो गए, जेठानी जी का क्या भरोसा, कब मायके जाकर सारी संपत्ति का वारा न्यारा कर आए। मैं यहाँ इसीलिए आई हूं कि सारी गतिविधियों पर नजर रख सकूं। यह सुन मेरे दोनों भाई हतप्रभ रह गए थे। महेंद्र भैया ने तो कह भी दिया, माँ तुम ये क्या कह रही हो? बड़ी माँ उनकी अपनी संपत्ति है, उसका वो क्या करें और क्या ना करें ये उनकी समस्या है। तुम्हें तो उन्हें हरदम भावनात्मक सहारा देने का प्रयास करना चाहिए। हमारे अलावा उनका है ही कौन? माँ स्वर को खुफिया बनाकर बोली, तुम उनके सगे मत बनो। देखना, बुढ़िया तुम लोगों को पूछेगी भी नहीं। मायके में भतीजे भांजों की अच्छी खासी फौज है, सब उन्हें दे जाएगी। तब से माँ दरोगा सी बड़ी माँ पर मुस्तैदी से निगाह रखने लगी। एक दिन बड़ी माँ अपनी साड़ियों का बक्सा खोलकर साड़ियों को धूप दिखा रही थी। मैं उनसे एक गुलाबी सिल्क की साड़ी पहनने की जिद कर बैठी। बड़ी माँ ने आह भरी, बिटिया जिन्होंने ला कर दी, जब वे ही नहीं रहे तो पहनकर क्या करूंगी? ताऊजी नहीं तो क्या हुआ बड़ी माँ, हम लोग तो है ना। अच्छा, आज आप इसे मेरी खातिर पहनो। वे मेरा हट रखने के लिए सकुचाती लजाती ना जाने किस मधुर स्मृति से लाल अनार होती हुई पहन आई उस साड़ी को। दुखों के बोझ से मुरझाया चेहरा दमक उठा था उसी क्षण। तभी मुझे पुकारती हुई माँ वहां पहुंच गई और बड़ी माँ का यह रूप देखकर जल फूल गई। फिर तो वह साड़ी प्रकरण स्पेशल बुलेटिन सा ही माँ ने पूरे मोहल्ले में प्रसारित कर दिया। बुढ़िया का पहनना ओढ़ना देखे कोई जवान छोरियों को मात कर दे। अरे सुहाग ही नहीं रहा तो काहे करती हैं ये चोचले। मैंने प्रतिकार किया था, माँ ताऊजी नहीं रहे तो क्या, बड़ी माँ भी घुट घुट कर मर जाए। देखती नहीं क्या हालत हो गई है उनकी। माँ ने फटकारा, विशाली बहुत बढ़ बढ़ कर मत बोल। जेठानी ने मीठी मीठी बातें करके तुझे भी फुसला लिया है, तभी तो दिन में 4-6 चक्कर लगाए आती है उनके घर के। पर देखना हाथ कुछ नहीं लगेगा। माँ की बातें सुनकर मुझे मर्मांतक पीड़ा हुई थी। जीवन का उद्देश्य खोजती बड़ी माँ की व्याकुल उदास आंखें देख कलेजा मुंह को आता है। पर किस मिट्टी की बनी है मेरी माँ, जो नारी जाति की स्वभावगत कोमलता, भावुकता, ममता सब भूल कर कितनी क्रूर होती जा रही है माँ बड़ी माँ के प्रति। क्या ऐसा ही होता है संपत्ति का मोह? फिर महेंद्र भैया की शादी हुई। उन्हें मुंह दिखाई में बड़ी माँ ने 1.25 तोले सोने की चेन दी। कुछ और अधिक पाने की आशा करती माँ उत्तेजित हो उठी। विवाह में आई बुआ से कहने लगी, जीजी तुमने देखा ना, महेंद्र के व्रत बंध में जेठानी ने कितने भारी भारी गहने पहने थे। पूरे मोहल्ले की आंखें चुंधिया गई थी। और अब देखो, ना कुछ पहना और ना उसमें से कुछ बहू को दिया। तमाम माया जाल घेरे हैं, उन्हें तो बस पतली सी चेन थमा दी। बाकी जेवर भाई भतीजों को देगी, क्या पता दे भी चुकी हो, वरना पहन तो रही होती ना।
बुआ ने भी माँ का विरोध नहीं किया, क्योंकि माँ धीरे धीरे उनके भी कान भरती जा रही थी कि अब किसी को कुछ नहीं मिलने वाला, सब उनके मायके वालों का समझो। बस फिर क्या था, हमारी इकलौती बुआ एकाएक ही माँ की राजदार बन बैठी, जबकि इससे पहले माँ और बुआ की कभी भी नहीं पटी। पर संपत्ति पर हाथ साफ करने के ध्येय में सफल होने के लिए माँ ने बुआ के साथ मिलकर कई गुप्त बैठकें की। फिर जो बुआ अपनी धन संपन्नता का ढिंढोरा पीटती कार में लकदक आती और उनके बहुमूल्य गहने कपड़े देखकर हम बच्चे सम्मोहित से उनके पीछे पीछे घूमते। वे सचमुच ही बड़ी माँ से हिस्से की बात कर डालेंगी, ये किसी ने सोचा नहीं था। कैसे बेबाक स्वर में कह गई थी, बुआ मानो भाई नहीं रहे तो भाभी से जिस मर्जी ढंग से चाहो बोलने की छूट मिल गई हो। बड़ी भाभी, तुम तो अजगर की तरह बैठ गई हो पूरी धन संपत्ति पर। इस घर में मेरा भी हिस्सा बनता है। बड़ी माँ काट हो गई थी, अस्फुट से स्वर में बोली थी, जी, जब तक मैं जिंदा हूं मुझे शांति से रह लेने दो। मेरे मरने के बाद जो चाहे ले लेना, मैं अपने साथ कुछ नहीं ले जाऊंगी। बड़ी माँ यूं असहाय ही बोल रही थी, मानो ये घर ताऊ जी की कमाई से नहीं, बुआ की कमाई से बना है और बुआ चाहे जब उन्हें बेदखल कर सकती हैं। ये गृह निर्माण ताऊ जी का करवाया हुआ है। हमारा और बड़ी माँ का मकान लगभग साथ साथ बना, पर सरकारी नौकरी में घर के कारण कोई बखेड़ा खड़ा ना हो, इसलिए ये घर दादाजी के नाम से बना था। आज उसी का लाभ ले बुआ के लोभ में इतनी प्रगति हो गई थी। बड़ी माँ की बात पर माँ द्वारा प्रशिक्षित बुआ ने दूसरा तर्क रख दिया, तुम तो अपने साथ नहीं ले जाओगी, पर तुम्हारे जो भाई भतीजे बहन भांजे आए दिन इसे सराय समझकर टिके रहते हैं, उनसे कौन निपटेगा। पर कटे पंछी की तरह फड़फड़ाकर भूली थी बड़ी माँ, अपने भाई भतीजों को यहाँ आने से कैसे रोक सकती हूँ। वे मेरा दुख दर्द बांटने आते हैं, कुछ लेने नहीं। छोटी से तो इतना नहीं होता कि कभी आकर मेरे से दो बातें ही कर ले। बड़ी माँ की इस बात को अशिष्टता मान बुआ अपनी पुरानी अदा से मुंह बिचकाती हुई लौटने लगी। बड़ी माँ ने भी कहा, मेरे घर में रहो, पर बुआ बोली, छोटी भाभी के पास ठीक हूं, कहती हुई तीर की तरह निकल गई। घर पहुंच सारी बातें सत्यनारायण की कथा की तरह से माँ को कह सुनाई। कुछ बुआ की क्रोधाग्नि को माँ ने भली प्रकार प्रज्वलित किया। जी, अब तुम चुप होकर ना बैठ जाना, ताकि हमारा भी हौसला रहे, वरना बाप दादाओं की कमाई हाथ से गई। कितना बड़ा मकान है, ढेरों गहने हैं, बैंक पे भी लाखों रुपए जमा होगा। उस बार बुआ कई दिन रुकी थी। बड़ी माँ की संपत्ति को लेकर घर में जो कुछ हो रहा था वह पिताजी से गुप्त रखा जाता था। फिर भी जब पिताजी छुट्टी में आए तो नरेंद्र के मुंह से निकल ही गया, पिताजी, माँ और बुआ को ना जाने क्या हो गया है, बड़ी माँ से संपत्ति की बात करती रहती हैं। पिता ने यह सुना तो अविश्वास से चीख ही उठे, मेरे जीते जी किसी ने भाभी को परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ चेतावनी के स्वर में बोली, तुम क्यों पड़ती हो बीच में, जीजी जाने और जेठानी जी जाने। पिताजी उसी तेज स्वर में बोले, हद कर दी तुमने महेंद्र की माँ, जीजी को समझाना तो दूर, उल्टे तरफदारी कर रही हो। तुम खुद भाभी से ऐसा व्यवहार करने लगी हो मानो वे तुम्हारी दुश्मन है, और अब जीजी को भी उकसाने लगी हो। भैया के सामने इन्हीं भाभी का तुम और जीजी कितना आदर करती थी, और अब भैया के जाने के बाद वही भाभी तुम लोगों की आंख की किरकिरी बन गई हैं। माँ ने हाथ फटकारा, मैं तो उन्हें किरकिरी समझती हूँ, पर वो कौन सा मुझे या मेरे बच्चों को अपना मानती हैं। क्या दे देती हैं, उनके लिए तो मायके वाले ही सब कुछ हैं। माँ की इस घृणा पर पिताजी बेतरह भड़क उठे, मायके वालों को सब कुछ ना माने तो क्या करें,
तुमसे तो इतना भी नहीं होता कि कभी जाकर उनका सुख दुख पूछ लो। अरे, अब वे हैं कितने दिन की मेहमान। महेंद्र भैया ने भी पिता की बात का अनुमोदन किया था। पिताजी ठीक कहते हैं माँ, किसी से कुछ अपेक्षा करने से पहले स्वयं के व्यवहार को सुधारना चाहिए। तुम बड़ी माँ की सहायक बनोगी तो वे भी तुमसे अपनी समस्याएं बताएंगी, पर तुम्हें तो उनका खाना, पहनना, हंसना, बोलना सब कुछ अखरता है। अपने इस दबंग और स्पष्टवादी ज्येष्ठ पुत्र से माँ सदैव घबराती रही, अतः मौन रोष प्रकट करने के अलावा कुछ न कर सकी। भैया माँ को समझाते रहे और मैं और पिताजी बड़ी माँ के पास चले आए। आओ लाला आओ, बड़ी माँ पिताजी को देखकर उत्साहित हुई। पिताजी सकुचाए से बोले, कल वापस जा रहा हूं भाभी, पर तुम कभी भी अपने को अकेले मत समझना। मैं हूं ना, किसी ने कुछ भी कहा हो तो उसकी बातों में ध्यान मत देना। बड़ी माँ समझ गई कि पिताजी बुआ की ओर इशारा कर रहे हैं। बोली, तुम लोगों का ही आसरा है। तुम तो जानते हो लाला, मुझ बांझ की औलादे नहीं, बैठी संपत्ति हथियाने के लिए। भगवान तुम्हें बरकत दे, तुम्हारे बेटे ही मेरे बेटे हैं। मेरे मरने के बाद लोग कभी कभी नरेंद्र महेंद्र की बड़ी माँ और उनके बच्चों की बड़ी दादी कहकर मेरा जिक्र कर लिया करेंगे। बस मैं इतने में ही तर जाऊंगी। मेरी संपत्ति तुम्हारी है, चाहे रखो या बहन को दो, मुझे क्या। कहते हुए बड़ी माँ बिलख बिलख कर रोने लगी। मेरी आंखें नम हो गई और पिताजी एक अपराधी की भांति नतमुख हुए बैठे रहे। यह रुदन विलाप चल ही रहा था कि अपने 2-4 मित्रों को समेटे, सफेद एप्रन पहने, उछलता कूदता केतन बुआ बुआ की गुहार लगाता हुआ आ धमका। बुआ फटाफट 4 कप चाय बना दो। लेकिन कलपती बड़ी माँ को देखकर वह बुरी तरह चौंक गया। ये क्या बुआ, रो रो कर बीमार पड़ जाओगी क्या? यही सब करना है तो मैं छात्रावास चला जाऊंगा। चलो उठो, चाय पियो और हमें भी पिला दो। हठी भतीजे के सामने बड़ी माँ की एक ना चली। आंसू पोंछती हुई वे चाय बनाने चली गई। उधर केतन पिताजी से बोला, आप ही समझाइए ना बुआ को और अन्य लोगों को भी। आप तो जानते ही हैं, उच्च रक्तचाप से लेकर कितनी बीमारी लगा बैठी हैं वे। उन्हें सुख और शांति की जरूरत है। पिताजी ने केतन के कंधे थपथपाते हुए कहा था, मैं तो देखूंगा ही बेटा, लेकिन तुम अपनी बुआ का विशेष ध्यान रखना। अच्छा हुआ जो तुम यहाँ हो, तुम्हारे कारण वे समय पर बनाती खाती तो हैं, वरना अकेली दीवारों से सिर फोड़ती ना जाने किस हाल में होती। चाय पीकर हम घर पहुंचे तो मैं संभावित गृह युद्ध से आतंकित थी, पर बड़ी माँ के बिलखने का असर पिताजी के हृदय पर इतना पुरजोर था कि रात के खाने के लिए इनकार करते हुए चद्दर तान कर लेट गए। माँ की हिम्मत नहीं हुई कुछ पूछने की उनसे। मुझसे ही पूछा तो मैंने बता दिया, तो बड़ी माँ के व्यवहार को तिरिया चरित्र की संज्ञा दे डाली माँ ने। मैं जानती हूँ बड़ी माँ का सब कुछ हमें ही मिलना है। वे अक्सर कहती हैं मुझसे, वैशाली, मेरा सब कुछ तुम लोगों का है, सब दे जाऊंगी। अभी दे दूंगी तो दूध की मक्खी की तरह फेंक दी जाऊंगी। जब तक मैं हूं सब कुछ मेरे हाथ में ही रहेगा। अपना हाथ जगन्नाथ। वो कहकर मेरी पीठ पर धौल जमाती हुई हंसती और मैं हतप्रभ होती रह जाती कि उनकी सीधी सरल निष्कपट बुद्धि में ये गूढ़ बात उपजी कैसे। पर माँ बड़ी माँ की इस बात को कूटनीति कहती हैं। इस बार महेंद्र भैया के समझाने का माँ पर घनात्मक प्रभाव पड़ा और शायद इसी तरह संपत्ति मिल सके, यही सोचकर वे दूसरे दिन पहुंच गई बड़ी माँ के पास। आज कैसे आना हुआ छोटी? बड़ी माँ कुछ चकित होकर बोली। क्या बताऊं दीदी, आज तो तुम्हारे देवर ने मुझे बहुत फटकारा। गृहस्थी में तुम कितनी भी व्यस्त हो, पर इतनी व्यस्त नहीं हो कि भाभी के पास 2 घड़ी भी न बैठ सको। सरल हृदय बड़ी माँ बोली, छोटी, भरे पूरे परिवार में बहुत काम होते हैं। मैं
मैं अकेली तो बस भगवान को याद कर दिन काट रही हूँ। भगवान का नाम लेकर तुमने बड़ी अच्छी याद दिलाई। माँ रहस्य उद्घाटन सा करती हुई बोली। आज जेठ जी ने मुझे सपना दिया कि तुम जेठानी को अपना मानकर चलो, उन्हें आराम दो और उनकी संपत्ति की देखभाल करो। घर की संपत्ति घर वालों को मिलेगी तो मेरी आत्मा को ठंडक पहुंचेगी। माँ के इस मिथ्याचार पर मेरी आंखें तो मानो शर्म से जमीन में गड़ ही गई। संपत्ति हथियाने के लिए उन्होंने मृत आत्मा को भी नहीं छोड़ा। पर बड़ी माँ सारी बात को 16 आना सच मानकर कह उठी। ठीक ही तो कहा तुम्हारे जेठ जी ने छोटी, घर की जमीन जायदाद घर में ही रहनी चाहिए। पता नहीं माँ उनकी बातों से संतुष्ट हुई कि नहीं, पर उस दिन के बाद गाहे बिगाहे उनके पास जाने लगी। इस बात की टोह लेना भी तो आवश्यक रहता था कि बड़ी माँ के मायके से कौन कब आया, क्या खाया और क्या ले गया। इसी बात को लेकर एक बार मैं उलझ गई थी माँ से। माँ, मामा, मौसी या उनके बच्चे आते हैं तो उनके स्वागत सत्कार में तुम पूरा घर सिर पर उठा लेती हो। फिर बड़ी माँ अपने मायके वालों के लिए कुछ करती है तो तुम्हें बुरा क्यों लगता है? माँ दीदे फाड़कर कुछ देर मेरी तरफ देखती रही, फिर बोली, मैं अपने मायके वालों के ऊपर घर लुटा नहीं रही हूँ, पर वो मुस्टंडा केतन, वो तो सब हड़पने ही आया है। केतन के लिए माँ के मुख से हरदम मुस्टंडा ही निकलता है। बड़ी माँ को जानकारी है, पर वे युद्ध को न्योता नहीं देना चाहती, अन्यथा मुझ पर भी सीमा पार ना करने की बंदिश लग जाएगी, जो मुझे और बड़ी माँ दोनों को ही कतई सहन नहीं होगा। फिर सब कुछ तेजी से घटता गया। केतन चिकित्सक बन गया, नरेंद्र नौकरी में लग बाहर चला गया, महेंद्र भैया तो पहले ही बाहर थे, मेरा विवाह हो गया और बड़ी माँ एकदम अकेली रह गई। धीरे धीरे अकेलेपन और तमाम छोटी बड़ी बीमारियों ने बड़ी माँ को तोड़ दिया। एक बार खटिया से लगी तो फिर उठी ही नहीं। अंत समय में हम सभी उनके पास पहुंच गए थे। केतन ने भी चिकित्सकों की छोटी मोटी भीड़ जुटा डाली, पर वे बड़ी माँ में जीने की इच्छा शक्ति जागृत नहीं कर पाए। अंतिम यात्रा पर जाती बड़ी माँ सब कुछ पिताजी को सौंप गई। लाला संभालो अपना घर और मुझे इस जिम्मेदारी से मुक्ति दो। माँ के झरझर आंसू बहने लगे। पता नहीं इतना सब कुछ पाने के आनंद में या बड़ी माँ के प्रति स्वयं के दुराग्रह को लेकर पश्चाताप स्वरूप मैं बड़ी माँ को पुकारती रह गई, पर वे सारे रिश्ते नाते तोड़ सुविकसित चिकित्सा विज्ञान को ठेंगा दिखा इस निष्ठुर संसार से विदा हो गई। दूसरे शब्दों में कहूं तो बड़ी माँ की मृत्यु यात्रा तो उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन ताऊ जी ने उनका साथ छोड़ा था। माँ और बुआ का दुर्व्यवहार झेलती, ताऊ जी के सानिध्य का सख्त अभाव महसूस करती बड़ी माँ तिल तिल चुकती गई। यदि उन्हें सबका भावनात्मक सहारा मिला होता तो परिस्थिति संभवतः कुछ और होती, पर अब तो जो होना था वो हो चुका था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ऐसी ही और बेहतरीन कहानियां सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।